हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, तो आज हम कन्फॉर्मल मैपिंग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम मैपिंग को स्टडी कर चुके हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की मैपिंग का एक स्पेशल टाइप है जिसे हम बोलते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, तो देखिए हमें समझना है कि कन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमने आपको W इक्वल टू एफ जेड ये एक ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसमें जेड प्लेन की में जो फिगर थी आपकी उसकी इमेज बनती थी W प्लेन में। ठीक है, तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे या फिर मैपिंग बोलते थे। ठीक है, अब ये मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग कब होगी इसे हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन को यहाँ पर बना लेंगे। तो सपोज ये है हमारा जेड प्लेन। तो जेड प्लेन में आपका रियल एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस होता है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर डब्ल्यू प्लेन को बना सकते हैं। तो ये डब्ल्यू प्लेन है आपका और डब्ल्यू प्लेन में रियल एक्सिस होगा आपका u और इमेजिनरी एक्सिस होगा आपका v। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैपिंग में होता क्या है कि जो जेड प्लेन में जो फिगर होती है आपकी उसकी इमेज आपको किस में देखने को मिलती है, डब्ल्यू प्लेन में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हुआ जेड प्लेन, ये हुआ डब्ल्यू प्लेन। अब देखिए सपोज हमारे पास टू कर्व्स हैं, एक C1 और एक C2। ये कर्व है आपका C1 और ये कर्व है आपका C2 और ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और दोनों ही कर्व किस में है, जेड प्लेन में है। ठीक है, और अगर इनके बीच का एंगल हम देखें यहाँ पर तो इनके बीच का एंगल का मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, जो इनकी टेंजेंट्स होंगी उनके बीच का जो एंगल है उसी एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स। ठीक है, तो देखिए तो जेड प्लेन में आपके पास टू कर्व्स हैं, एक C1 और एक C2 और ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और किस एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, θ1 एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब इन दोनों कर्व्स के कोरोस्पोंडिंग W प्लेन में कर्व हैं C1 डैश और C2 डैश। ठीक है, और ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, W प्लेन में P डैश पॉइंट पर। और यहाँ पर अगर हम इनके एंगल ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो वो हम ले लेते हैं यहाँ θ2। ठीक है, मतलब इनकी टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जेड प्लेन में एक फिगर है, इसकी इमेज आप डब्ल्यू प्लेन में देख रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये मैपिंग कन्फॉर्मल मैपिंग कब बोली जाएगी, अब अगर ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ θ1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ θ2। कहने का मतलब अगर ये π/4 है तो ये भी कितना है, π/4 है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए और दूसरी बात कि इनका सेंस भी सेम होना चाहिए, सेंस में भी ये इक्वल होने चाहिए कि एक एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज हो और एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज हो। ठीक है, तो अगर ऐसा मिलता है आपको तो इस मैपिंग को बोलेंगे आप कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, कि इफ द एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स इज इक्वल the angle of these two curves in magnitude and sense। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों में एंगल इक्वल होते हैं तो क्या बोली जाएगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फॉर्मल मैपिंग। तो आप इसे बोल सकते हैं इफ C1 and C2 be two curves in Z plane intersect at point P and the corresponding curves C1 dash and C2 dash intersect at point P dash in W plane, and if the
angle between the curves C1 and C2 is equal to the angle between the curves C1 dash and C2 dash in magnitude and sense, then the transformation is known as conformal. ठीक है, तो तब ये मैपिंग कैसी हो जाएगी, कन्फॉर्मल हो जाएगी, अगर इन दोनों एंगल का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होता है और इस सेंस में भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये थी कन्फॉर्मल मैपिंग। ठीक है, अब देखिए कोई मैपिंग कन्फॉर्मल कब होती है ये हमें समझना है। तो देखिए ये मैपिंग है आपकी W इक्वल टू एफ जेड, W इक्वल टू एफ जेड, ये मैपिंग है। अब ये कन्फॉर्मल मैपिंग कब होगी, इसके लिए क्या कंडीशन है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये एफ जेड जो है यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ये कैसा होना चाहिए, इज एनालिटिक, ये फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो एफ डैश जेड है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जो भी जेड प्लेन्स में पॉइंट है यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो उन पर इसकी वैल्यू एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी ये मैपिंग आपकी कन्फॉर्मल मैपिंग होगी। तो कहने का मतलब इससे आपको ये पता चल रहा है कि W इक्वल टू एफ जेड जो है ये अगर एक कन्फॉर्मल मैपिंग है तो यहाँ पर एफ जेड जो होगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा और एफ डैश जेड जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा उस पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, अब ये एनालिटिक होगा तो इससे ये बात तो क्लियर है कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो कहने का मतलब अगर कोई मैपिंग आपकी कन्फॉर्मल मैपिंग है तो वहाँ पर आपकी CR इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो ये इससे आपका क्लियर होता है। ठीक है, दूसरी बात कि कन्फॉर्मल मैपिंग में क्या होता है कि जो रोटेशन होता है हमारा उसमें जो एंगल है आपका वो सेंस में और मैग्नीट्यूड में दोनों में इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इफ द सेंस ऑफ द रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कन्फॉर्मल। कहने का मतलब अगर जो आपका एंगल है ठीक है वो सेंस में और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मतलब वो प्रिजर्व रहता है सेंस और मैग्नीट्यूड एंगल का, तो मैपिंग जो होगी आपकी वो कन्फॉर्मल होगी। और अगर आपका जो एंगल है उसका ओनली मैग्नीट्यूड प्रिजर्व रहता है, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन सेंस सेम नहीं रहता है एंगल का। ठीक है, तो ऐसे केस में मैपिंग को बोलेंगे आप आइसोगोनल। तब मैपिंग को आप क्या बोलेंगे, आइसोगोनल मैपिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी कन्फॉर्मल मैपिंग। अब इस कन्फॉर्मल मैपिंग में हम एंगल ऑफ रोटेशन और कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन को भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम एंगल ऑफ रोटेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन को फाइंड करेंगे, किसके लिए, कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए। तो देखिए रोटेशन और मैग्निफिकेशन दोनों टाइप्स की मैपिंग मैं ऑलरेडी आपको मैपिंग फॉर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में बता चुका हूँ, तो ये दोनों चीज़ें आप जानते ही हैं। ठीक है, तो देखिए एंगल ऑफ रोटेशन को कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ जेड। जो एफ जेड है आपका, जो W इक्वल टू एफ जेड जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें एंगल ऑफ रोटेशन की जो वैल्यू फाइंड करेंगे आप, वो कैसे फाइंड करेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड से, मतलब एफ डैश जेड से, मतलब एफ डैश जेड जो है वो डेरिवेटिव है किसका, एफ जेड का। ठीक है, तो अगर एफ डैश जेड सपोज आपके पास ये है u प्लस आयोटा v, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट।
ठीक है, अगर एफ डैश जेड आपको यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में मिलता है तो ठीक है। तो इस तरह से आप एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड कर सकते हैं किसका, कन्फॉर्मल मैपिंग में। ठीक है, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन पर आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है, वो होता है मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड। ठीक है, दोनों फॉर्मूले के लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव की ज़रूरत होगी। यहाँ पर भी देखिए एफ डैश जेड है और यहाँ पर भी है आपका एफ डैश जेड। ठीक है, तो कहने का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। अब देखिए एफ डैश जेड अगर सपोज ये है आपके पास u प्लस आयोटा वी इस टाइप से है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कैसे मॉडुलस फाइंड करते हैं ये बताइए आपको। अंडर रूट स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन को आप जैकोबियन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ यू वी विद, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से आप जैकोबियन को लिख सकते हैं। तो ये जो होगा ये क्या होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये था एंगल ऑफ रोटेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन किसी कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन था आपका w इक्वल टू एफ जेड जब वो कन्फॉर्मल मैपिंग में था। ठीक है, अब देखिए हम इस पर प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो ये आपको एक मैपिंग गिवन है और ये मैपिंग कैसी मैपिंग है, कन्फॉर्मल मैपिंग है। तो इसके लिए आपको प्रूफ करना है सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट अ पॉइंट z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इज 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि इस कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन है वो तो आपका होगा 2 अंडर रूट 2 किस पॉइंट पर, 1 प्लस आयोटा पर, और एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा आपका वो सेम पॉइंट है आपका ये z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। इस पर एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा वो होगा पाई बाई 4। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो w इक्वल टू गिवन है जेड स्क्वायर, इसे आप एफ जेड भी बोल सकते हैं w को। तो जेड स्क्वायर गिवन है, एफ जेड इक्वल टू आपको। अब आपको एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड करना हो या कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो कन्फॉर्मल मैपिंग में, तो उसके लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव करना ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। तो ये एफ जेड है, तो एफ डैश जेड कितना होगा, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2z। ठीक है, अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, एट z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये पॉइंट आपको गिवन है। तो इस पर एफ डैश जेड की वैल्यू यहाँ पर जेड के प्लेस पर 1 प्लस आयोटा पुट कर देंगे, तो कितनी आएगी 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा। तो ये एफ डैश जेड की वैल्यू मिली किस पॉइंट पर, जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे। अब आपको क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसमें फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। सो द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि ये होता है कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एफ डैश जेड जो होता है उसका मॉडुलस। ठीक है, तो देखिए एफ किस पॉइंट पर निकालना था, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आप एफ डैश जेड की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं ये। ठीक है, तो आपको मोड कर देना है किसका, इस वैल्यू का। तो एफ डैश जेड की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पर, 2 प्लस 2 आयोटा, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2 प्लस 2 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर फिर से 4, एंड 4 और 4 कितना हो जाएगा 8,
और 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2/√2। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, अब बी पार्ट देख लेते हैं। तो बी पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, द एंगल ऑफ रोटेशन। तो देखिए एंगल ऑफ रोटेशन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड। ठीक है, तो एफ डैश जेड आपको किस पॉइंट पर फाइंड करना है, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आप एफ डैश जेड की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कितनी थी 2 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर आप एफ डैश जेड की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 + 2 आयोटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एम्पलीट्यूड कर देंगे, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 और रियल पार्ट कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए आपने कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन और एंगल ऑफ रोटेशन फाइंड किया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब देखिए कन्फॉर्मल मैपिंग की हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम है हमारी, इफ़ u = 2x² + y² एंड v = y²/x। ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं आपके u और ये v। शो दैट द कर्व्स u = कांस्टेंट एंड v = कांस्टेंट कट ऑर्थोगोनली एट ऑल इंटरसेक्शंस। कहने का मतलब ये जो कर्व्स हैं आपके u और v, अगर इन दोनों को आप कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है, u और v को जो कांस्टेंट ले लेते हैं आप, तो ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली कर रहे हैं। इसका मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब कि इन दोनों कर्व्स के जो बीच का एंगल होगा, किस पॉइंट पर कट करेंगे, जिस पॉइंट पर कट करेंगे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा आपका π/2 बनेगा, यानी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, बट दैट द ट्रांसफॉर्मेशन w = u + iota v इज नॉट कन्फॉर्मल। लेकिन तब भी w ये जो मैपिंग है आपकी u + iota v, ये fz होता है आपका, तो इसे u + iota v की फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, इज नॉट कन्फॉर्मल, कि ये मैपिंग जो है वो कन्फॉर्मल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में आपके पास 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट तो ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि u = कांस्टेंट एंड v = कांस्टेंट, ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो मैपिंग है इसे आपको प्रूफ करना है कि ये कन्फॉर्मल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेंगे, उसे प्रूफ करेंगे कि हम ये प्रूफ करेंगे कि u = कांस्टेंट और v = कांस्टेंट जो हैं ये ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए u = कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है आपको, और ये v = कांस्टेंट। तो u है आपका 2x² + y², और ये कांस्टेंट है तो इसे आप अपनी साइड से c1 बोल सकते हैं, कांस्टेंट है। और v आपका गिवन है y²/x, तो इसे बोल सकते हैं आप दूसरा कांस्टेंट c2। तो इससे y² = आप c2x लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखिए हमें दोनों कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें उनकी स्लोप्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए स्लोप के लिए क्या करेंगे, हम इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन 1 का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, 4x + 2y × dy/dx, और कांस्टेंट की वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इससे आपका ये आ जाएगा dy/dx आएगा आपका -4x/2y, और इसे बोल सकते हैं आप dy/dx = -2x/y। अब ये इस कर्व की स्लोप है, तो इसे हम बोल सकते हैं m1, फर्स्ट कर्व की स्लोप है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्लोप को हम फाइंड करते हैं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना होगा 2y × dy/dx, और c2 यहाँ पर कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो यहाँ से dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी आपको, वो मिलेगी c2/y।
अब यहाँ पर C2 की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड पुट कर सकते हैं। तो C2 कितना है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, तो C2 के प्लेस पे पुट कर देंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये 2y एज इट इज़ रहेगा। तो y से कैंसिल हो जाएगा y, तो ऊपर बचेगा y, नीचे बचेगा आपका 2x। तो ये हुई स्लोप किस कर्व की, इस कर्व की। तो इसको आप बोल सकते हैं M2, ठीक है। M1 मीन्स फर्स्ट कर्व की स्लोप, M2 मीन्स सेकेंड कर्व की स्लोप। अब अगर टू कर्व्स जो हैं वो ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो ये आप जानते हैं कि M1 इंटू M2 कितना होता है, -1 होता है। तो अब हमें यही चेक करना है कि अगर M1 इंटू M2 -1 आ जाता है, तो जो दोनों कर्व्स हैं ये u इक्वल टू कॉन्स्टेंट और v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ऑर्थोगोनली कट करेंगे, ठीक है। तो देखिए M1 की वैल्यू ये है आपकी -2x अपॉन वाई, और M2 की वैल्यू ये है आपकी y अपॉन 2x। तो यहाँ देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, y से y -1 बचेगा। तो M1 इंटू M2 कैसा है, -1 है, ठीक है। इसका मतलब आप लिख सकते हैं कर्व्स u इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड v इक्वल टू कॉन्स्टेंट कट ऑर्थोगोनली। ये दोनों कर्व्स कैसे कट करते हैं, ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो चुका है। अब आपको सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो मैपिंग है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। अब मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि कोई मैपिंग है अगर W इक्वल टू एफ जेड, तो वो कन्फॉर्मल कब होती है, जब उसमें एफ जेड जो है वो कैसा फंक्शन हो, एनालिटिक फंक्शन हो। अब अगर एफ जेड का एनालिटिक होना ज़रूरी है, तो उसका CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि अगर ये U और V CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो मैपिंग कन्फॉर्मल होती है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करते हैं CR इक्वेशन को, तो मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं होगी। और प्रूफ हमें ये करना है कि मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो देखिए u आपका गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस वाई, और v गिवन है आपको y स्क्वायर अपॉन एक्स। तो डेल u अपॉन डेल x फाइंड करिए, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए तो आएगा 4x, y का 0 हो जाएगा। और डेल u अपॉन डेल y फाइंड करिए तो कितना आएगा, ये y स्क्वायर था सॉरी यहाँ पर, तो y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2y। अब देखिए यहाँ पर डेल v अपॉन डेल x करिए तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट, x का 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डेल v अपॉन डेल y कितना आएगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y अपॉन एक्स आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं डेल u अपॉन डेल x, ये जो है क्या डेल v अपॉन डेल y के इक्वल है, तो इक्वल तो नहीं है। तो आप लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज नॉट इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई क्या इसके इक्वल है, तो देखिए ये भी इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों CR इक्वेशंस जो हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कि u और v जो है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, u एंड v don't satisfy CR इक्वेशंस। सो अगर ये CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या है, u प्लस आयोटा v जो ये फंक्शन होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, इज नॉट एनालिटिक। और जब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं
कि जो मैपिंग होगी W इक्वल टू एफ जेड या W इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज नॉट कन्फॉर्मल। ठीक है, तो ये मैपिंग कन्फॉर्मल नहीं होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को हमने प्रूफ किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कन्फॉर्मल मैपिंग को स्टडी किया कि कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है W इक्वल टू एफ जेड या मैपिंग बोलते हैं उसे, तो वो मैपिंग कन्फॉर्मल कब होती है उन कंडीशंस को हमने देखा। कंडीशंस क्या थी कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक होना चाहिए और एफ डैश जेड जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर रीजन में जो आप जेड प्लेन में ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो इसका मतलब W इक्वल टू एफ जेड आपकी कन्फॉर्मल मैपिंग हो जाती है। ठीक है, और हमने कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए एंगल ऑफ रोटेशन और कोफिशिएंट ऑफ मैग्नीफिकेशन को भी इस वीडियो में डिस्कस किया। ओके, तो ये था कन्फॉर्मल मैपिंग। और